बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान समृद्धि योजना द्वारा गांवों में मिल रही है सिंचाई सुविधा। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। राज्य में सिंचाई सुविधाओं की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना झारखंड सरकार का लक्ष्य है। किसानों को खेतीबाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती है, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती न कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो या वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। बेबीकॉर्न की फसल काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबीकॉर्न लगाने के इच्छुक है, वे इनके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास, मक्का 2, HM4 बेहतर माने जाते हैं। बेबीकॉर्न के ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। बिरसा विकास, मक्का 2, HM4 ये बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्य को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबीकॉर्न की उपज पाई जा सकती है। साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। यह समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसान को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य को करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हिल पर बुआई किया जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली।
अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की हमारी जो पहली जानकारी है, अरहर की खेती कैसे करें, अरहर खेती की देखभाल कैसे करें। अरहर एक दलहनी फसल है और भारत के सभी राज्यों में सफलतापूर्वक इसकी खेती भी की जाती है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि अरहर खेती कैसे करें, इसकी देखभाल कैसे करें, जो किसानों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान होता है। अरहर की दाल में लगभग 20 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है, लिहाजा इसकी बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा मांग होती है। ऐसे में किसान अरहर की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फसल की उचित देखभाल की जाए। अरहर की खेती के लिए बलुई दोमट एवं दोमट भूमि अच्छी होती है, परंतु इसकी खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जल निकासी का उचित प्रबंध हो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रशिक्षित प्रबंधक श्री कौशिक चटर्जी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अरहर की फसल की हमारे किसान भाई किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। हमारे झारखंड में खासकर साहिबगंज में आज आप देख ही रहे कि जलवायु परिवर्तन के चलते जहां मध्यम और ऊंची ज़मीन पे धान की खेती अगर करते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है, इसमें लागत भी काफ़ी आता है। लेकिन इसके लिए हमारे आज के समय में अरहर जैसी फसल जो है बहुत उपयुक्त होती है।
चाहे वो एकल रूप में लगाया गया हो, चाहे वो उसकी मिश्रित खेती की गई हो। अरहर की फसल बहुत आसानी से हो जाती है, इसकी देखभाल करना भी बहुत आसान है धान की अपेक्षा में, और इसमें 2-3 मुख्य बातों का ख्याल रखना पड़ता है बुआई से लेकर के आपको कटाई तक। इसकी जो अरहर की जो फसल होती है ये हमारे देश में 3 तरह के अवधि की होती है। एक छोटी अवधि होती है, एक मध्यम अवधि होती है, एक लंबी अवधि होती है। हमारे क्षेत्र में साहेबगंज में मध्यम और छोटी अवधि के अरहर की जो किस्में हैं वो काफ़ी उपयुक्त साबित होंगी खेती के लिए मध्यम और ऊंची ज़मीन पर। इसमें अरहर की फसल में मुख्य बातें ध्यान देने योग्य ये है कि जब अरहर की फसल के लिए आप किसान भाई उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें जो कि उत्पादन क्षमता जिसकी अधिक हो और जिसमें रोग रोधी क्षमता हो, और इस तरह के उपयुक्त किस्म को आप चुनाव करके अपने ऊंचे ज़मीन या मध्यम ज़मीन में आप आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं, एकल रूप में या इंटरक्रॉपिंग जिसको अंतर्वर्ती फसल होते हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। मुख्य बातें ये है इसमें देखभाल में कि जब आप अरहर की बीज बोते हैं तो उसको बीज को पूरी तरह शोधित करके फूफंदनाशी, कीटनाशी और कल्चर से, राइजोबियम कल्चर से शोधित करके लगाए ताकि आपके जो पौधे जन्मे वो स्वस्थ हो। और इसकी बुआई जो है आप कोशिश करें कि एक कतार में बोएं, और इसकी जो है जो दूरी होती है पौधे की पौधी और कतार से कतार की दूरी ये लगभग पौधे के पौधे से दूरी 30 सेंटीमीटर की रहती है, 20 से 25-30 सेंटीमीटर की रहती है, और कतार से कतार की दूरी रहती है आपको आधे मीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक। अरहर की खेती करते समय स्थानीय उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हो। साथ ही कीटों तथा बीमारियों के लिए प्रतिरोधक किस्मों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अरहर के बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि कृषकों में आमतौर पर यह धारणा है कि दलहनी फसलों में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन फसलों की जड़ें मूसला होती हैं जो कि काफ़ी गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों में लाखों की संख्या में लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपको बुआई की जो गहराई है ये आपको 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पे इसको नहीं डालना चाहिए, और ना ही इसको सतह पे रखना चाहिए, इससे कि आपको जो जो अरहर की बीजों का जन्म होता है उसमें असर डालता है अगर आप ज़्यादा गहराई पे दे दें या सतह पे इसको दे दें। ये बात आपको ख्याल रखनी होगी। दूसरी बात, जब अरहर के पौधे जन्म जाते हैं तो जन्म से लेकर के पहले 30 और 40 दिन तक जो है इसको जंगल का काफ़ी इससे मुकाबला करना पड़ता है अरहर की फसल को। उस समय क्या होता है कि जो खरपतवार है वो अरहर पे हावी हो जाती है। तो किसान भाई इस बात का ख्याल रखें कि अगर वो एकल फसल ले रहे हैं अरहर का तो उचित समय में बुआई के बाद या बुआई के समय आप या बुआई के 20 दिन बाद उचित आपको खरपतवार नाशी का उपयोग करें। हमारे लिए अरहर के लिए जो इस क्षेत्र के लिए खरपतवार नाशी है वो आपको अगर बुआई कर दिए हैं और बुआई के समय आप खरपतवार नाशी नहीं डाल सके हैं तो इमाज़ेटापायर बोल करके एक नया खरपतवार नाशी है जो कि बुआई के 20 दिन के बाद भी किसान अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो दर है खेत में प्रयोग करने की 750 ml जो है प्रति हेक्टेयर की दर से इसको दिया जाता है, 1 हेक्टेयर में 750 ml। जिनकी समुचित वृद्धि के लिए आवश्यक है कि खेत की मिट्टी भुरभुरी और हवादार रहे, जिससे जीवाणुओं को समुचित ऑक्सीजन मिल सके तथा उनकी सक्रियता बढ़ सके। ध्यान रखें कि रासायनिक खाद की अनुशंसित मात्रा ही फसल में डालें। जानकार कहते हैं कि कृषकों को अरहर की खेती से उत्तम पैदावार के लिए खेत की अच्छी तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, समय पर बुआई तथा संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के साथ साथ अरहर की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण करना भी आवश्यक है। खरपतवार नाशक पेंडिमिथालिन 0.75 से लेकर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग करने से खरपतवार नियंत्रित होता है। पेंडाइमिथालिन जैसे कि
खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक आपको बुआई के पहले अंतिम जुताई जो करते खेतों में उस समय उसका प्रयोग कर दे, ताकि खरपतवार जिसके बीज है वो जन्म नहीं पाएंगे। अब इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट और उपयुक्त दशा जो खेतों में आती है वो है आपको इस पानी की व्यवस्था। किसान भाई ये बात ख्याल रखें कि जहाँ भी आप अरहर लगाए हैं वहाँ किसी प्रकार का पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। जमाव होगा तो अरहर में बीमारियाँ आ सकती है, उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। तो कोशिश करें कि जिस खेत में आप अरहर लगाए हैं उस खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो। में सबसे जो दुश्वार बीमारी है वो है विल्टिंग की, जो झुलसा है। उसमें ऐसा है कि अरहर में विल्टिंग की बीमारी उस दशा में ज़्यादा हो जाती है अरहर की फसल में अगर हम बीज को शोधित करके नहीं अगर बुआई किए हैं, और दूसरी बात अगर उस खेत में पानी की निकासी अगर अच्छी नहीं है और पानी बरसात के बाद जमता हो तो इस दशा में अरहर काफ़ी उसमें एग्रेसिव हो जाता है। वो विल्ट के जो आपको फफूंद है जो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और काफ़ी जो है आपको मृत्यु हो जाती है पौधों की। तो इस बात का ख्याल रखें कि अरहर में विल्टिंग के अगर जो प्रोन खेत है उसमें जो है पानी की निकासी अच्छी हो और आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो विल्टिंग में घटनाएं हो रही है खेतों में, तो आप जो है आप एक सिस्टमिक फंजीसाइड जैसे कि कार्बेंडाजिम 50 WP वेटेबल पाउडर होती है उसकी जो है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसकी तुरंत आप छिड़काव कर दें तो कुछ हद तक जो है ये विल्टिंग की समस्या से निजात हो जाती है। और दूसरे अरहर की कीट जो है शुरुआती दौर पे तो लगते नहीं हैं, लेकिन अरहर के जब फूल आने लगते हैं, अंतिम दौर जब अरहर के पौधों में होता है तब उसमें आपको पत्ते खाने वाले कीड़े और तने को छेद करने वाले कीड़े और उसकी फल्ली जो होता है उसको छेद करने वाले कीड़े जो है इसका प्रकोप बढ़ता है। इस दशा में आप जो है कुछ नीम अगर शुरुआती दशा में ये अगर कीड़े लगे हैं तो नीम आधारित आप कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि नीमबिन और नीमासिन बोल के अलग अलग कंपनियां की आती है। वो जो है 25 से 30 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके इसके अरहर के खेत पे छिड़काव कर दे फूल आने की अवस्था में। और उस पर भी अगर ये निजात नहीं होता है कीड़ों से तो आपको जो है इमेडाक्लोरपिड और इस जैसे आपको कुछ कीटनाशी है जो कि आपको फली छेदक में आप फली छेदक की अवस्था में आप अगर अरहर में छिड़काव करते हैं वो आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी घोल बना करके उसकी छिड़काव कर देते हैं, 1 से 2 छिड़काव करते हैं अरहर के खेतों में, तो आपको फली छेदक और उस जैसे कीटों से अरहर के फसलों को निजात मिल जाता है। तो किसान भाई बहन अभी आपने देखा अरहर की खेती कैसे करें और उसकी देखभाल कैसे करें। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है तोरई सरसों की खेती कैसे करें और उसकी सही प्रभेद का चुनाव कैसे करें। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम KVK साहेबगंज में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BK मेहता जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरसों एवं तोरैया की उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं और इसका वैज्ञानिक ढंग से हमारे किसान भाई किस प्रकार से खेती कर सकते हैं। अभी जो है पूरे भारतवर्ष में जो तिलहन की खेती होती है करीब 27 मिलियन हेक्टेयर पर होती है और जो टोटल उत्पादन होता है तिलहनी फसल का लगभग जो है 31 मिलियन मीट्रिक टन होता है। इस डेटा के साथ भारत का स्थान जो है तिलहनी फसल के मामले में पूरे विश्व के मानचित्र पर चौथा स्थान है। जहाँ तक हम बात करें अपने देश में तो अपने पूरे देश में ये NHB का 21-22 का रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है अपने देश में राजस्थान का स्थान तोरिया और सरसों के मामले में प्रथम है 46% शेयर के साथ में। दूसरे स्थान पर जो है हमारा जो हरियाणा है 12% शेयर के साथ। तीसरे स्थान पर MP है 11% शेयर के साथ। चौथे स्थान पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। 5वें स्थान पर जो है वेस्ट बंगाल है, फिर गुजरात है और 2.54 शेयर के साथ जो है हमारा झारखंड भारत के मानचित्र पर 7वां स्थान रखता है। अब
हम बात करें थोड़ा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है टोटल भौगोलिक क्षेत्र झारखंड का करीब 80 लाख हेक्टेयर है और खेती जो है कल्टिवेबल लैंड जो है झारखंड का करीब 32 लाख हेक्टेयर है। और यहाँ पर जो है झारखंड में करीब 76% जो है अपलैंड है, जहाँ पर कि तोरिया और सरसों की खेती की प्रबल संभावना है। जहाँ तक आप रबी फसल में बात करें तो टोटल जो रबी फसल का क्रॉप लगता है उसमें से 30% ज़मीन पर सिर्फ तोरिया और सरसों की खेती की जाती है और 27% जो है उत्पादन जो है तोरिया और सरसों का ही होता है रबी फसल में, और इसी का जो है मोइन योगदान होता है टोटल तिलहनी के फसल में। जहाँ तक आपने पूछा वैरायटी के संबंध में, तो जो हमारा तोरिया का वैरायटी है वो है TL17, जो कि पंजाब का डेवलप किया हुआ है और 2017 की ये रिलीज्ड वैरायटी है। ये सारे ज़मीन चाहे सिंचित हो असिंचित हो उसके लिए उपयुक्त है। दूसरा जो वैरायटी है हमारा तोरिया का वो है आपको पंत हिल तोरिया 1, ये उत्तराखंड की वैरायटी है। ये भी 2017 की रिलीज्ड वैरायटी है। ये असिंचित क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर, जो कि झारखंड के लिए बहुत बढ़िया है। अगली जो वैरायटी है हमारा वो है त्रिपुरा तोरिया 1, ये भी जो है असिंचित क्षेत्र के लिए है, 2018 की रिलीज वैरायटी है और ये भी ये त्रिपुरा से रिलीज़ की गई है। ये जो सारी वैरायटी है ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दूसरा जो है हमारा है भूरे किस्म का सरसों। भूरे किस्म के सरसों में है शालीमार 2 और शालीमार 3। शालीमार 2 जो है 2019 की रिलीज वैरायटी है और ये असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, और शालीमार 2 भी जो है 2020 की वैरायटी है, रिलीज की वैरायटी है, और इसका भी जो है ये असिंचित क्षेत्र के लिए है, जो कि हमारे झारखंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरा जो हमारा आता है कि होता है पीला सरसों। जो हमारा पीला सरसों की वैरायटी है वो है पंत श्वेता और पंत गिरजा। इसमें ऑयल कंटेंट 45% है और ये भी जो है असिंचित क्षेत्र के लिए है, जो कि झारखंड के लिए बहुत ही बेहतर है। तो ये हुई हमारी सारी वैरायटियाँ। और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो मैंने वैरायटी का नाम लिया ये विगत पिछले 5 वर्ष के अंदर रिलीज हुई है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि जो हमारा ये झारखंड है, इसमें हम खेती करें इसकी कैसे, ये जो कैसे करें, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले मिट्टी की बात आती है। तो पूरे झारखंड में जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके लिए यह तो उपयुक्त मिट्टी जो है सरसों और तोरिया के लिए जो है बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माना गया है। लेकिन झारखंड में जैसा कि हमको सबको पता है, पूरे झारखंड की जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में तिलहनी फसल का जो है खेती करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ही मुश्किल है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमारा ज़मीन है झारखंड का, जब हम खेती करना चाहेंगे दलहनी फसल का, तो सबसे पहले हम जो है मिट्टी में डोलोमाइट या चूना का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हैं या 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक बीज बोने के पहले और उर्वरक डालने के पहले हम सबसे पहले इसको डाल दें, तब हम इसकी खेती कर सकते हैं। तब जो है हमको है अनुकूल जो है उत्पादकता प्राप्त होगा खेतों से। दूसरा जो हमारा है, जैसे हमारा झारखंड का साहेबगंज जिला है, यहाँ की जो मिट्टी है ये क्षारीय मिट्टी है। अगर इसमें हमारे किसान खेती करना चाहते हैं सरसों का, तो क्षारीय मिट्टी में हमको जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। जिप्सम का प्रयोग भी इसी तरह से हम करेंगे, 4 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से या 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे। फिर हम वहाँ पर जो है सरसों का खेती उस पर करेंगे। अब है प्रश्न कि जब हम इसकी खेती करते हैं तो बीज दर क्या होगा। मोटा मोटी बीज दर जो है वैरायटी के अनुसार ये वैरी करता है। हम 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका बीज दर रखते हैं खेती के लिए। और अब है लगाने का समय। जो समय होता है लगाने का, अभी तोरिया का जो समय चल रहा है, 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक हम तोरिया खूब मज़े से लगा सकते हैं। लेकिन और भी हमको जैसे सरसों खेती करना है तो इसको हम लोग मोटा मोटी 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक, या हम लोग पूरी नवंबर तक भी इसका खेती कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो जानकारी आपको मिली है वो आपके लिए लाभदायक है। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए, हमसे कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।